Good evening, everyone. So we were seeing maximal and prime ideals. उसी में अपन आगे बढ़ते हैं. So मैंने दो थ्योरम्स बताई थी लास्ट लेक्चर में. First theorem was that R by P is integral domain if P is prime ideal in commutative ring R, है ना. RP is integral domain if and only if P is prime ideal, है ना. इसमें ये था कि let P be ideal of R. That is the common condition between both the sufficient as well as necessary condition, right? तो ये अपन प्रूव भी कर सकते हैं. बाकी दिस थ्योरम इज इम्पोर्टेंट. इसमें अगर इसके प्रूफ की बात करें अपन, तो जैसे प्रूफ तो अपन लेट्स से सब नेसेसरी पार्ट देखेंगे. नेसेसरी पार्ट या नेसेसरी कंडीशन देखेंगे. तो देखो नेसेसरी कंडीशन मीन्स R by P is integral domain. Then to show that P is prime ideal, है ना. P is given as ideal and we need to show that this is a prime ideal. So देखो ये इंटीग्रल डोमेन है हमारे पास. दिस इज इंटीग्रल डोमेन R by P. अच्छा, R by P जो है ये क्वोशिएंट रिंग, ये हम कैसे डिफाइन करते हैं? P plus R such that R comes from R. जैसे क्वोशिएंट ग्रुप हम डिफाइन करते हैं वैसे भी डिफाइन दिस क्वोशिएंट रिंग और फैक्टर रिंग. इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि P इज आइडियल. P is ideal जो कि यहाँ पे है. If P is ideal then R by P is well defined and in fact it's a ring, है ना. This is known as quotient ring. जैसे ग्रुप में हमने quotient ग्रुप देखा था, that was like G by H where H used to be normal subgroup. तो यहाँ पे this P is ideal then we define this quotient ring R by P. तो ठीक है. यहाँ पे ऑफकोर्स इसमें जो ऑपरेशंस होंगे, ऑपरेशन इसमें क्या होंगे? कोसेट, जैसे राइट कोसेट ले, राइट या लेफ्ट कोई भी एक ले सकते हैं अपन. सो दिस विल बी राइट कोसेट एडिशन. राइट कोसेट एडिशन मीन्स देखो जब भी एट द एंड है क्या, R प्लस डॉट जो है दिस इज ए रिंग एंड P प्लस डॉट इज आइडियल मीन्स दैट इज आल्सो ए रिंग, है ना. आइडियल का मीनिंग क्या है कि भाई इससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि R प्लस जो है इफ वी ट्रीट दैट एज ए ग्रुप देन P प्लस इज सब ग्रुप ऑफ इट, राइट. एंड P प्लस बिकॉज R प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप बाय द डेफिनेशन ऑफ रिंग, सो दिस P प्लस विल बी एबिलियन सब ग्रुप एज वेल. और एवरी एबिलियन ग्रुप है उसका सब ग्रुप जो होगा हमेशा नॉर्मली होता है, राइट. So this P is a normal subgroup of R plus. So that's why R by P we can always define. जैसे हमने G by H वहाँ पे define किया था, we can define this R by P here, quotient ring या factor ring. अब इसमें देखो इसमें ये तो एडिशन मतलब quotient एडिशन हम ऐसे डिफाइन करेंगे P plus R1, P plus R2, that is as good as P plus R1 plus R2. This is the right quotient addition. ऐसे ही quotient multiplication हम डिफाइन कर सकते हैं, right quotient multiplication. ये हम कैसे डिफाइन करेंगे? P प्लस R1 डॉट P प्लस R2 इज हाँ देखो ये जो है इसमें अपन कोसेट मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन करेंगे P प्लस R1 R2. एंड देखो जब अपन आइडियल यहाँ पे जब हम इसको आइडियल बोलते हैं P प्लस आइडियल, तो हमारे पास ये कंडीशन होती है कि दिस बिलोंग्स टू R एंड AR बिलोंग्स टू P.
है ना. दिस इज ट्रू फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू पी एंड आर बिलोंग्स टू आर. और ऑफकोर्स सब ग्रुप वाला टेस्ट तो होता है कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू पी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पी. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट. सो ये आइडियल की कंडीशन है. बेसिकली ये दोनों ऑपरेशन जो हमने डिफाइन किए हैं, दीज आर वेल डिफाइंड ओनली व्हेन, बट दिस इज वेल डिफाइंड बिकॉज पी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, सो दैट विल बी वेल डिफाइंड लाइक वी डिफाइंड इन कोसेंट ग्रुप्स. ये जो चीज़ है, दिस विल बी वेल डिफाइंड ओनली व्हेन पी इज आइडियल. अगर ये पी यहाँ पे सिर्फ रिंग सब रिंग हो तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा ये, राइट. दैट्स वाई यहाँ पे ये पी होना जरूरी है. मतलब इसको ऐसा समझ सकते हैं कि भाई पी प्लस आर वन डॉट पी प्लस आर टू अपन देखें तो ये आएगा आपका पी प्लस आर वन आर टू, है ना. ऐसे ही अगर अपन जैसे अपन कोई भी जब भी हमें वेल डिफाइंड प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं कि x इक्वल्स टू वाई शुड इम्प्लाई एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, देन वी से दैट एफ इज अ वेल डिफाइंड मैपिंग. इस केस में हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम यहाँ पे कोशिश करें. यहाँ पे बस देखो, यहाँ पे हमें ये दो ऑपरेशन है, मतलब हम देख बोले कि भाई p प्लस आर इक्वल्स टू पी प्लस आर डैश, ये चीज़ है ना. ऐसे हमने एक पेयर ये लिया, ऐसे ही हम दूसरा पेयर ले लें कोई, जैसे R1 बोल देते हैं चलो इसको, एंड R2 इक्वल्स टू पी आर टू डैश. तो दिस शुड इम्प्लाई दैट ये इनपुट हो गया हमारे, राइट. तो इफ़ इन दोनों का हम डॉट करेंगे तो बाय दिस डेफिनेशन विल बी पी R1 R2, और इस डेफिनेशन से ये होगा R1 डैश R2 डैश. देन दिस विल बिकम वेल डिफाइंड. मतलब इसको अपन ऐसे मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बी पी, इधर से भी ऐसे करेंगे और यहाँ से बाय द डेफिनेशन जैसा हमने सीखा है इसको, ये हो जाएगा. सो यहाँ से हमें मिल गया कि इनपुट अगर इक्वल है तो आउटपुट भी इक्वल है. सो दिस सो कोसेट मल्टीप्लिकेशन जो हमने डिफाइन किया, दैट इज वेल डिफाइंड. ठीक है, ये हम बोल सकते हैं. देखो अगर ये सिर्फ सबरिंग होती तो फिर ऐसा नहीं होता. अगर ये सिर्फ सबरिंग होती तो उस केस में ये नहीं होता. ऐसा क्यों नहीं होता वो आप मेरे को बताना कमेंट्स में कि वाई यहाँ पे जो p है, वाई इट इज़ नेसेसरी दैट p हैज़ टू बी आइडियल. अगर सिर्फ ये p सबरिंग होता तो फिर क्यों नहीं ये जो सेकंड ऑपरेशन है कोसेंट मल्टीप्लिकेशन वो डिफाइन नहीं होता, राइट. तो ये चीज़ है. तो ये तो हमें फैक्टर रिंग के कॉन्सेप्ट से आना चाहिए. अब देखो हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि हमें ये दिया हुआ कि r बाई पी इज इंटीग्रल डोमेन, है ना. और हमने अभी देखा कि भाई r बाई पी विद रिस्पेक्ट टू कोसेट एडिशन एंड कोसेट मल्टीप्लिकेशन इट्स ए रिंग. इसका जो जीरो क्या होगा, जैसे जो फैक्टर ग्रुप है इसका जीरो क्या होता है, g बाई एच का जीरो h होता है, राइट. तो इसका जो जीरो होगा वो p होगा, और इसकी अगर यूनिटी इसमें कहीं होगी तो वो क्या होगी p प्लस वन. क्यों, क्योंकि आप कोई सा भी एलिमेंट लो इसका तो p प्लस आर होगा. इसको p प्लस वन से हम डॉट करें तो दिस विल बी p आर डॉट वन, एंड आर डॉट वन आर ही है. तो ये हो गया p प्लस आर को p प्लस वन से मल्टीप्लाई करें तो वापस p प्लस आर मिल गया. ऐसे हम इसको कन्वर्स करके करें तब भी यही होगा. ये तभी पॉसिबल है जब हमें दिया हुआ है कि यूनिटी है रिंग में. जैसे इस केस में हमें नहीं दिया हुआ, इट इज़ नॉट गिवन इन दिस स्टेटमेंट दैट यूनिटी इज देयर. एस वी वॉन्ट नीड इट. तो अगर यूनिटी है, अगर R में यूनिटी है देन R बाई P विल आल्सो हैव यूनिटी एंड दैट यूनिटी विल बी P प्लस वन. बट एज फार एज जीरो इज कंसर्न देन P इज द जीरो. P जीरो क्यों है, क्योंकि P प्लस R हम इसका कोई भी एलिमेंट लें एडिटिव ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में, और उसमें अगर अपन P ऐड करें, P मतलब P प्लस जीरो ऐड कर दें तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कोसेट एडिशन दिस विल बी R प्लस जीरो. बट बिकॉज रिंग R हमारा रिंग से आ रहा है and R plus is abelian group, so R plus जीरो तो R ही होगा. so ऐसे आप इसको कन्वर्स करके भी बोल सकते हैं. so P is the zero here, P is the additive identity of R by P. ठीक है, तो अब इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन हम यही तो देखते हैं कि वी टेक एनी टू एलिमेंट, लेट्स से P plus x and P plus y where x y are from R. Then these p plus x and p plus y, these are the two elements from R by P.
इफ दैट इज जीरो, जीरो मीन्स यहाँ पे जीरो का मतलब p है, then this implies that either p plus x is 0 or p plus y is 0. That is how we define integral domain. x y 0 means either x 0 and y 0. Integral domain is without zero divisors. तो वो ये definition होगी. अगर इसको अपन आगे देखें तो ये क्या आएगा, p plus x y equals to p, और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं इसको कि भाई ये जो x y है आपका ये p में है. क्यों? We know that for any subgroup, if h plus x equals to h, then that implies that x belongs to h. For any subgroup h of G, है ना, तो यहाँ पे of course p plus is a subgroup R plus, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब हो गया x y belongs to p, और ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, x belongs to p और y belongs to p. So basically हमने किया क्या है यहाँ पे कि if x y belongs to p, where x y are coming from ring R, then this implies that either x belongs to p or y belongs to p. But this is exactly the definition of prime ideal, right? If for any x comma y belongs to ring R, x y belongs to p implies that either x belongs to p or y belongs to p. Then we say that this is a prime ideal. So p is prime ideal. तो यही हमें प्रूव करना था. अब कन्वर्स अगर अपन देखें, सफिशिएंट पार्ट अगर अपन देखें, सफिशिएंट कंडीशन वाला पार्ट देखें अपन, तो इस बार इट इज गिवन दैट p इज प्राइम, p इज प्राइम आइडियल, then to show that R by P is integral domain. तो देखो सबसे पहले तो हमने ये डिफाइन किया था कि R by P जो है हमारी, if R is a ring, है ना, then R by P where P is ideal is also a ring with respect to the operations coset addition, right, coset addition and right coset multiplication. तो हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज ए, हम ये तो बोल देंगे इज अ रिंग as R is ring, है ना, and P is ideal of R. So by these two things we can comment that R by P is in fact ring, it's a factor ring. अच्छा, R is commutative, हमें given a question में that R is commutative, that will make R by P commutative. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाई अगर R जो है वो कम्यूटेटिव मीन्स R1, देखो R by P में हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे तो इस टाइप के होंगे, P plus R2, where R1 R2 comes from R, right? अब इसको कोसेट मल्टीप्लिकेशन हमने ऐसे डिफाइन किया, बट बिकॉज इट इज गिवन दैट द रिंग R is commutative, so we can write R1 R2 as R2 R1. Again by the definition of coset multiplication, this can be written as this. So for any two random element of R by P, they commute with each other, right? So R by P is commutative. तो ये हमने शो कर दिया. तो what we have shown that this is R by P is a commutative ring. अब हमें इसको इंटीग्रल डोमेन बनाना है. तो इंटीग्रल डोमेन देखो, इंटीग्रल डोमेन इट डिपेंड ऑन द ऑथर्स. सम ऑथर्स डिफाइन इंटीग्रल डोमेन एज ए कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स. सम ऑथर डिफाइन इट एज कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिविजर एंड विद यूनिटी. तो क्योंकि इस रिंग में हमें जैसे यूनिटी नहीं दिया हुआ था, तो हम इसको इंटीग्रल डोमेन इस सेंस में बोल सकते हैं कि R by P is a commutative ring. Now we just saw that it is without zero divisors. Then we can say कि it's a integral domain. तो देखो इसको हमें P plus R1 and P plus R2 इन एलिमेंट को जीरो कर रहे हैं. बेसिकली वेयर P plus R1, P plus R2 they comes from R by P. So whenever we need to show that ring R is an integral domain, what we show that we put x y as 0 and then show that either x is 0 or y is 0. So we took any two random element from R by P, their dot is 0. 0 in R by P is P, right? इसका क्या मतलब होगा? This is P R1 R2 equals to P, but again this means R1 R2 belongs to P. पर the statement says that P is prime ideal. So P अगर prime ideal है तो R1 belongs to P either, और R2 belongs to P. पर R1 belongs to P means P plus R1 equals to P, or R2 belongs to P means P plus R2 equals to P. So we started here that P plus R1, P plus R2 dot is 0, and we ended here that either P plus R1 is 0 and P plus R2 is 0. That is exactly, that means R by P is without zero divisors.
ये विदाउट जीरो डिविजर्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई दैट मीन्स आर बाई पी इज इंटीग्रल डोमेन। देखो यहाँ पे वी आर फॉलोइंग द डेफिनेशन इन विच इंटीग्रल डोमेन may not have unity, so then this will be integral domain. This is what we needed to prove. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो प्रूव आए तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसका यूज़ तो बहुत बार पूछा हुआ है। जैसे अगर हमें ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट ईयर भी आया था, इस बार भी फिर आ गया था, शो दैट zx over generated by x is integral domain and not a field. ठीक है, तो देखो ये आसान सी चीज़ हमने आई थिंक ये प्रीवियस क्लास में देखा था कि ये प्राइम आइडियल है, राइट। जनरेटेड बाई एक्स जो है इससे प्राइम आइडियल ऑफ कम्यूटेटिव रिंग ZX है ना। ZX is a polynomial ring in which polynomials coefficient comes from integers. So this is a commutative ring. ZX में कोई भी fx और gx लें हम, तो fx डॉट gx करो या gx डॉट fx करो, एक ही बात है। इसमें वैसे यूनिटी भी है, राइट। सो दिस इज ए प्राइम आइडियल, हमने ये प्रूव किया था, या हम कर सकते हैं इसको, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको। जनरेटेड बाई x का मीनिंग क्या होता है, x टाइम्स सम gx वेयर gx कम्स फ्रॉम ZX, राइट। और इसको अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज gx या fx सच दैट f0 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि जब इसको अपन gx कोई भी रैंडम पॉलिनोमियल लेंगे तो a1 प्लस a2x ऐसे, तो जब x मल्टीप्लाई होगा तो उसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, ये जो पॉलिनोमियल होगा, तो यहाँ पे वो ऐसा पॉलिनोमियल आएगा fx जिसका f0 0 कांस्टेंट पार्ट 0। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि भाई ये पहली चीज़ तो आप प्रूव कर दो कि दिस इज आइडियल, है ना। उसके बाद प्राइम प्रूव करने के लिए हम कोई भी इसमें कोई भी दो कोई भी एलिमेंट लें, लेट्स से fx और gx ये ले लिया हमने, दिस बिलोंग्स टू जनरेटेड बाय x, है ना, वेयर fx एंड gx कम्स फ्रॉम zx। इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई f0 g0 जो है वो 0 होगा, क्योंकि whatever function is part of generated by x, for that f0 has to be 0, तो ये हो गया। पर देन ये कोएफिशिएंट हो गए, f0 g0 आर कांस्टेंट, दे आर द कोएफिशिएंट्स सारे हमारे z से आते हैं, और z हमें पता है इंटीग्रल डोमेन है, तो इन दोनों का डॉट 0 मीन्स आइदर ये 0 और ये 0। पर f0 0 मीन्स आइदर f बिलोंग्स टू जनरेटेड बाय x में या gx बिलोंग्स टू जनरेटेड बाय x में। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई दिस इज ए प्राइम आइडियल। आई थिंक ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दिस इज ए प्राइम आइडियल। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस जनरेटेड बाय एक्स इज ए प्राइम आइडियल इन ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। सो अपनी इस थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ZX ओवर जनरेटेड बाय एक्स इज इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि हमने अभी देखा दैट R by P इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली P इज प्राइम आइडियल। सो दैट्स इट, बस हमें ये रिंग जो थी, ये कम्यूटेटिव रिंग चाहिए थी, वो है यहाँ, ठीक है। सो और ये इफ एंड ओनली कंडीशन है, इसका मतलब ये इंटीग्रल डोमेन है बट नॉट फील्ड। फील्ड नहीं हो सकता ये, क्यों? क्योंकि इफ एंड ओनली कंडीशन है, अगर ये प्राइम है तो इसको इंटीग्रल डोमेन ही होना है। फील्ड होने के लिए तो हमें और क्या चाहिए, इसके नॉन जीरो एलिमेंट्स के इन्वर्स भी चाहिए, वो नहीं। उसके लिए हम एक थ्योरम हमने कल प्रीवियस क्लास में और लिखी थी कि ये जो है, if this is maximal ideal then this will become एक फील्ड। तो हम देखेंगे कि भाई ये नहीं है मैक्सिमल आइडियल, है ना। तो ये प्राइम है, जनरेटेड बाय एक्स इज ए प्राइम बट नॉट मैक्सिमल, ठीक है। तो ये है, बाकी ऐसे क्वेश्चन और भी, मतलब ये तो 2 साल में पूछा उसने, 2024 में पूछा, 2025 में पूछा। आई थिंक 2025 में उसने इसी कॉन्सेप्ट को हम होमोमॉर्फिज्म से भी कर सकते हैं, विल सी दैट एज वेल जब होमोमॉर्फिज्म देखेंगे। तो इस ईयर आई थिंक उसने होमोमॉर्फिज्म के थ्रू इसी क्वेश्चन को पूछा था। तो ये है। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई जेड एंड जनरेटेड बाय 13 इज दिस इंटीग्रल डोमेन, तो आंसर विल बी यस, इट इज इंटीग्रल डोमेन बिकॉज जनरेटेड बाय 13 इज ए प्राइम आइडियल,
ये हमने देखा था इनफैक्ट इन जेड प्लस डॉट every ideal generated by P is a prime ideal. So this is a prime ideal and this is a commutative ring. So Z divided by generated by 13, Z over generated by 13 is a quotient ring. This will be integral domain and not a field. ठीक है, so ये है नॉट ए फील्ड, इंटीग्रल डोमेन होगी. इनफैक्ट ये फील्ड भी हो सकता है, इनफैक्ट ये फील्ड भी हो सकता है, इनफैक्ट ये फील्ड ही होगा. ठीक है, अच्छा अगर ये फील्ड होगा तो इंटीग्रल डोमेन तो इसको होना ही है. तो हम देखेंगे कि ये फील्ड क्यों हो सकता है. और देखो सेकंड थ्योरम हमारी क्या थी, लेट आर बी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी. देखो यहाँ पे यूनिटी होना जरूरी है, विद यूनिटी. लेट एम बी आइडियल ऑफ आर. R by M is filled if M is maximal ideal. ये है हमारी कंडीशन. इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज द स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रूफ कैन आल्सो बी सीन, दैट इज आल्सो इजियर ओनली. नेसेसरी पार्ट अगर अपन देखें, नेसेसरी पार्ट का क्या मीनिंग हुआ कि R by P is a field, R by M is field. What is meaning of that? That non-zero element of R by M are units. Units means invertible. They are invertible. तो देखो नॉन जीरो एलिमेंट इसके एलिमेंट इस फॉर्म के होंगे M plus R, where R comes from R, right? तो M plus R is not zero. Zero means M. R by M का zero is M. That means R is not in M. ये हमने देखा था कि H plus X equals to H if and only if X belongs to H. So R will not be in M. अगर ऐसा है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. इसका क्या मतलब है कि भाई there exists some M plus A belongs to R by M, है ना, A belongs to R such that M plus R into M plus A equals to M plus A, M plus R equals to M plus 1. देखो 1 is there in ring, unity is there in ring, so M plus 1 is part of R by M and this is unity of R by M. This we can see M plus R dot M plus 1 करेंगे, we'll get M plus R. So that's why unity was needed in this statement. So यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, M plus R A equals to M plus 1. और again we know that if H plus A equals to H plus B, then if and only if A minus B belongs to H. This we know. यहाँ पे we just need H to be a subgroup. तो यहाँ पे जो M है, ये M भी हमारा M plus is a subgroup of R plus, और यहाँ प्लस ऑपरेशन ही है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि R1 minus A minus B belongs to M. ये लिख सकते हैं. इसका क्या मतलब हुआ कि भाई हमें अच्छा प्रूव क्या करना है कि M मैक्सिमल आइडियल है. R by M फील्ड है तो M मैक्सिमल होगा, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, लेट U बी एनी अदर आइडियल ऑफ R such that M is contained in U is contained in R. If M is, हमें ये प्रूव करना है that M is maximal ideal means either M is U or U is R. That is what we need to show. So हम let's say कि हमने जैसे हमने बोला कि भाई M plus R नॉन जीरो है, मतलब ये M के इक्वल नहीं है, तो R हमारा क्या था, M में नहीं आ रहा था, R M में नहीं आ रहा था, पर लेट्स से वो R हमारा U में है. Basically R belongs to U but R is not in M. Because U is superset of M, so such element will exist which will be in U but not in R. So फिर हमने यहाँ से ये देखा कि भाई R minus R A minus 1 M में आ गया, पर M is subset of U, so R A minus 1 जो होगा वो U में भी होगा. अच्छा फर्दर ये जो हमने यहाँ पे A जो लिया था, A हमारा R से था,
ठीक है, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि भाई ए जो है, हाँ यहाँ पे आर जो है हमारा यू से था, ये जो आर है दिस इज फ्रॉम यू, तो बिकॉज आर बिलोंग्स टू यू और ए हमने ये आर से ले रखा था, एंड यू इज आइडियल ऑफ आर, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडियल आर ए विल बी यूनिक यू एज वेल, बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडियल हम ये बोल सकते हैं, और ये भी यू में, बट यू प्लस आइडियल, यू प्लस जो उसका यू प्लस ऑपरेशन दैट इज अ ग्रुप, सो यहाँ पे अगर ये यू में है और ये यू में है तो उनका जो डिफरेंस होगा आर ए माइनस वन, ये भी यू में होगा, बट अगेन ऑल दीज आर एलिमेंट ऑफ द रिंग, सो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होगी, और ये जीरो हो गया आपका, तो दिस इज वन बिलोंग्स टू यू, and we know that when one is part of an ideal, then that ideal is nothing but the ring itself. So if we take m is contained in u is contained r, देखो हमने यहाँ पे ये लिया कि m is not equals to u because we took some r in u which is not part of m, तो ये तो हमने ये लिया है, तो this implies that u equals to r, इसका मतलब this u there is no ideal between m and r, there is no proper ideal between m and r, so m is maximal, so m is maximal ideal of ring r, तो ये प्रूव करना था। अभी हमें अगर कन्वर्सली देखें, कन्वर्सली में क्या करना है कि m is maximal ideal then to show that r by m is filled, तो ये हम कर सकते हैं कैसे, देखो r by m को फील्ड बताना है हमें, m is ideal, this m ideal is a common condition, so that will imply that r by m is commutative ring with unity, ये हम बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें गिवन है कि m is ideal and ring R contains unity and R is commutative. So all these conditions combined leads to R by M is being commutative ring with unity. So R by M is a commutative ring with unity. So we just need to show that this is without zero divisors. Then it will become integral domain. उसके बाद हमें ये भी शो करना पड़ेगा कि इस ring without zero this its non-zero elements has inverse. तो दो चीज़ ये भी हमें बतानी है। देखो R हमें जो है इसके अगर नॉन ज़ीरो जो है नॉन ज़ीरो एलिमेंट को हम पहले इनवर्टिबल बता दें, लेट m प्लस a, ये r बाई m में है, लेट से कि दिस इज नॉट ज़ीरो, मतलब हम बोल रहे हैं कि a जो है आपका m में नहीं है, तो हमें अब ये बताना पड़ेगा कि ये जो है इनवर्टिबल होगा दिस एलिमेंट। अच्छा देखो m हमने ये सीखा है कि व्हेन m1 is ideal and m2 is ideal, then we know that sum of two ideals is also an ideal of that ring. तो m हमारा आइडियल है, प्लस इसमें अगर अपन जनरेटेड बाय a ऐड कर दें, वी नो जनरेटेड बाय a इज ए प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय a, सो दिस इज आइडियल ऑफ रिंग r, है ना। और लेट्स से ये a जो है ये हमारा m में नहीं है, क्योंकि अगर a m में हुआ तो m प्लस जनरेटेड बाय a m ही हो जाएगा, राइट। सो अगर a m में नहीं है तो अपन ये बोल सकते हैं कि m इज कंटेंड इन m प्लस जनरेटेड बाय a, बिकॉज a इज नॉट m, सो m प्लस जनरेटेड बाय a इज लार्जर देन m। भाई जैसे अपन इसको ऐसा m प्लस ज़ीरो जो है ये हमेशा m प्लस जनरेटेड बाय a में होगा, मतलब m जो है उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, और m हमारा किसी भी आइडियल m का एलिमेंट है, तो m इज ऑलवेज सबसेट ऑफ m प्लस जनरेटेड बाय a। अच्छा, और ये खुद सबसेट ऑफ r है क्योंकि है तो आइडियल ही है, तो यहाँ पे इक्वलिटी हो सकती है। अब देखो बिकॉज m इज मैक्सिमल, so because m is not equals to m plus generated by a here, because we took a such that is not part of m, so फिर तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि m plus generated by a equals to r, है ना। इसका मतलब ये, और इस रिंग में यूनिटी है,
सो हम बोल सकते हैं कि और m प्लस जनरेटेड बाई a को हम डिफाइन कैसे करेंगे, a r वेयर r कम्स फ्रॉम r। देखो जनरेटेड बाई a इज डिफाइंड एज a r वेयर r कम्स फ्रॉम r। सो ये हमने ऐसे ये ऐसे हो गया। सो फॉर सम r दिस m प्लस ए आर विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि यूनिटी भी है रिंग में तो ये 1 भी होगा। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, m प्लस, अगर इस पे दोनों तरफ m अप्लाई कर दें या इसको इसी को लिखें पर, देखो इसको अगर इसी को पर लिखें तो ये क्या लिख सकते हैं, m प्लस ए m प्लस आर। अच्छा, इसका जो एलिमेंट होगा ना, बेसिकली ये एलिमेंट हम कैसे डिफाइन करेंगे, m प्लस जनरेटेड बाई a will be defined as m a r where r comes from r and m comes from capital M. This is how we define this, right? तो इस केस में अगर अपन ये m plus a r जो एलिमेंट होगा इसमें, that will be equal to 1 for certain r or certain m और r के कुछ कॉम्बिनेशन के लिए this has to be 1 because r contains 1। अगर अपन दोनों तरफ m अप्लाई कर दे इस पे तो ये होएगा m प्लस ए आर इक्वल्स टू m प्लस 1। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि m प्लस m है ना प्लस ए आर इक्वल्स टू m प्लस 1, पर बिकॉज स्मॉल m कम्स फ्रॉम कैपिटल M, सो दिस विल कंज्यूम इट। हमें पता है h प्लस x इक्वल्स टू h इफ x बिलोंग्स टू h, तो दिस इज m प्लस ए आर इक्वल्स टू m प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये m प्लस a m plus r equals to m plus 1, and because r is commutative ring so r by m is also commutative, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो m प्लस a जो हमारी नॉन जीरो एलिमेंट था उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बट वी टुक दिस इज ए रैंडम नॉन जीरो एलिमेंट, सो एवरी non-zero so every non-zero element of r by m is invertible। तो बेसिकली ये हमें अभी इतना समझ में आ गया कि r by m is a commutative ring with unity and without zero divisors। no, without zero divisor नहीं, this is a commutative ring with unity and its non-zero element has inverse। ये हमें समझ में आ गया। अब हमें ये बताना है कि भाई ये जो है विदाउट जीरो डिविजर्स भी हो, तो ये तो क्या डिवीजन रिंग होगी ना, दिस इज डिवीजन रिंग है ना, एंड वी नो दैट डिवीजन रिंग इज विदाउट जीरो डिविजर्स। डिवीजन रिंग हमने विदाउट जीरो डिविजर्स, डिवीजन रिंग हमने कैसे डिफाइन की थी, इट्स ए रिंग विद यूनिटी इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इनवर्स। तो ये है ऐसी, इसमें तो इनफैक्ट कम्यूटेटिविटी भी दी हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो एक्स्ट्रा है, तो ठीक है। सो दिस इसका मतलब दिस इज ए रिंग विद यूनिटी कम्यूटेटिव एज वेल एज विदाउट जीरो डिविजर्स, सो दिस एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इनवर्स, सो दैट मीन्स r by m इज फिट। ठीक है, तो यही बात थी। अब यहाँ पे देखो यूनिटी, हमने बोला था कि यहाँ यूनिटी है, क्योंकि अगर यूनिटी नहीं होगी तो फिर जरूरी नहीं है थ्योरम वैलिड हो, है ना। अब इसमें जैसे एग्जांपल हमने अभी वो देखा था कि जनरेटेड बाय p कर दें 13, जैसे हमने देखा था, तो p कोई भी प्राइम ले लें, और देखो z हमारी क्या है, जैसे कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, है ना, और जनरेटेड बाय p जो होगा आपका जनरेटेड बाय p जो है इससे मैक्सिमल आइडियल। ये क्यों होगा, क्योंकि अब भी हम पढ़ेंगे आगे कि ये जो p है ना, ये बेसिकली p को प्राइम है तो इसको p इंटू 1 या 1 इंटू p लिख सकते हो, वेयर 1 एंड या इसको आप -1 माइनस p भी लिख सकते हो। ये जो प्लस माइनस 1 होती है, दे आर यूनिट्स ऑफ z, यूनिट्स ऑफ
जेड मतलब जे यूनिट्स वो इन्वर्टिबल एलिमेंट्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स विल हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओनली फॉर 1 एंड -1। बाकी जितने भी इंटीजर जैसे 2 है तो उसका इनवर्स 1/2 होगा विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ जेड। सो ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन जेड प्लस डॉट इज +-1। तो ये हम आगे देखेंगे इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है, दैट इफ वी cannot write an element as product of reducible elements when it is irreducible। so ये irreducible है, irreducible है। और ये हम आगे ये भी देखेंगे कि z प्लस डॉट जो है ना ये PID है। व्हाट इज PID? principal ideal domain। principal ideal domain means it's an integral domain in which every ideal is principal। principal ideal we already seen। so if every ideal is principal then that integral domain is known as principal ideal domain। so ये भी हम देखेंगे z plus dot is a PID and in a PID every irreducible element generates maximal ideal। ये भी एक थ्योरम है, यूजफुल थ्योरम है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। let R be principal ideal domain PID एंड इसमें लेट्स एलिमेंट लेते हैं अपन। लेट ए बी irreducible element in R। A is irreducible element in R if and only if generated by A is maximal ideal। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिस शुड बी PID। जैसे अगर यही थ्योरम हम अप्लाई करते जनरेटेड बाय X, हमने देखा था ZX में, ये हमने देखा था कि दिस इज इंटीग्रल डोमेन बट नॉट फील्ड, है ना, बिकॉज दिस वाज प्राइम आइडियल। तो अगर इस हिसाब से समझें अपन तो इरेड्यूसिबल क्या होते हैं, अपन इरेड्यूसिबल समझेंगे वैसे थोड़ा डिटेल में। बाकी x को अगर अपन HX GX की फॉर्म में लिखें तो हमें अदर देन यूनिटी ये मिले, जैसे अदर देन +-1 मिले। देखो ZX में भी सिर्फ +-1 ही पॉलिनोमियल्स है जो इन्वर्टिबल होंगे, बाकी कुछ भी नहीं होगा इन्वर्टिबल। जैसे x ले लिया हमने, उसका इन्वर्स 1/x होगा, वो ZX में नहीं, ZX में पॉलिनोमियल हुज कोएफिशिएंट कम्स फ्रॉम Z। सो इसमें अगर अपन ऐसा लिख पाए कि विदाउट HX एंड JX बीइंग +-1, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अगर x होगा तो ये 1 होगा, ये -x होगा तो ये -1 होगा, तो ये एक पार्ट यूनिट हमेशा हो नहीं है। सो दिस इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट। पर इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स हमने बोला कि जनरेट्स मैक्सिमल आइडियल, पर देखो वो PID में ऐसा है, इसमें ये PID नहीं है। ZX इज नॉट प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। उसका रीज़न है, जैसे ये बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है 2, x, ये जो आइडियल होता है इज नॉट प्रिंसिपल आइडियल। क्यों नहीं है ये भी हम देखेंगे। तो अभी बस ये समझ सकते हैं कि भाई ये जो जनरेटेड बाय x है ना यहाँ पे, इसमें ये थ्योरम नहीं लगेगी, पर बाकी जहाँ जैसे PID है, Z हमारा PID है और यहाँ पे जनरेटेड बाय P, और P हमारा इरेड्यूसिबल है क्योंकि P को हम P×1 या 1×P या -1×-P यही सब लिख सकते हैं। तो ये मैक्सिमल हो गया, है ना, मैक्सिमल हो गया बिकॉज Z इज ए PID एंड P इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट इन इट। और इससे पहले वाले थ्योरम में हमने देखा कि इफ M इज मैक्सिमल देन R/M इज फील्ड, सो दिस विल बी ए फील्ड। ठीक है, सो ये चीज़ है। हाँ, बाकी देखो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, लेट्स से कि सो दैट R by या ZX by generated by x square is not integral domain। मान लो ये क्वेश्चन है, तो हमें ये समझ में आ रहा है नॉट इंटीग्रल डोमेन मतलब ये प्राइम नहीं होता होगा, है ना।
क्यों? क्योंकि ZX इज ए कम्यूटेटिव रिंग. व्हेन वी यूज R/P थ्योरम वी जस्ट नीड दैट R टू बी कम्यूटेटिव रिंग, नथिंग एल्स. तो अगर ये देखें अपन, ये वाली चीज़ देखें इसमें कि जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होगा, एक्स स्क्वायर सम GX, where GX comes from ZX, है ना. तो अच्छा, जैसे GX आपका क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, ये A1 A नोर A1x A2x स्क्वायर ऐसे चलता जाएगा, ये ANX पावर n एंड सो ऑन. सो बेसिकली देखा जाए तो ये जो पॉलिनोमियल है A नोर x स्क्वायर प्लस A1x क्यूब एंड सो ऑन, ऐसा है, जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर. दैट मीन्स इट डजंट कंटेन कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इट डजंट कंटेन नहीं, इट वोंट कंटेन द कांस्टेंट पार्ट एंड इट वोंट कंटेन द लीनियर पार्ट एज वेल. इसका मतलब अपन इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट fx सच दैट f0 तो 0 हो जाए, उससे क्या होगा, लीनियर पार्ट खत्म, कांस्टेंट पार्ट खत्म हो जाएगा, और f डैश 0 0 कर दे तो लीनियर पार्ट भी खत्म हो जाएगा. भाई जैसे अपन fx ये ले लें, a नोर प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब एंड सो ऑन. अगर इसमें अपन f0 0 कर दें तो a नोट 0 आ जाएगा, और अगर f डैश x करें अपन इसमें तो दैट विल बी A1 प्लस 2A2x, ऐसे चलेगी चीज़ें. और अब f डैश 0 अपन 0 कर दें तो ये A1 0 हो जाएगा. जब A1 और A2 दोनों 0 हो जाएंगे तो ये क्या आएगा, दिस विल बिकम जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्टार्ट एक्स स्क्वायर से होगी चीज़ें. सो वी कैन डिफाइन दिस वे, राइट. जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर मीन्स दिस fx such that f0 is 0 and f dash 0 is also 0. Now we need to show that this is not prime ideal, तभी जाके अपने पास r by that thing जो जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर वो नॉट इंटीग्रल डोमेन होगा. तो देखो अपन क्या करते हैं, जब भी हम प्राइम आइडियल दिखाते हैं तो हम कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे यहाँ पे fx gx, कहाँ से उठाएंगे, ये विल टेक दोज फ्रॉम ZX ring of polynomial ring of integers, let's such that this belongs to generated by x square. इसका क्या मतलब हुआ कि भाई f0 जो है वो 0 है ना, एंड इसका डिफरेंशिएशन f डैश g डैश 0 भी 0 है. ये मीनिंग हो गया. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो सकता है, देखो ये कब पॉसिबल है, ये ऐसा हो सकता है कि आपका जो है f0 जो है वो 0 हो, है ना, और यहाँ से दिस में इम्प्लाई दैट g0 इज 0, और ये हो सकता है कि f डैश 0 जो है वो 0 ना हो, और g डैश 0 जो है वो 0 ना हो. इवन इफ these two conditions are okay here, f0 0 हो जाए तो ये टर्म 0 हो जाएगा, g0 0 हो जाए, अगर g0 को 0 कर दे, नहीं, इस पे आप ऐसा कर लो, फिर इसको रिवर्स कर दो, यहाँ पे g डैश 0 को 0 कर दे, है ना, और g0 को नोट 0 कर दे. तो देखो इस केस में f0 जब 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना, और हम दूसरा बोलेंगे f डैश 0 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये 0 नहीं है, पर वी आर सेइंग दैट g डैश 0 इज 0, तो फिर ये इसको 0 कर देगा, और g0 0 नहीं है, उसको कोई इश्यू नहीं है. मीन्स दीज बोथ कंडीशंस आर वैलिड इवन व्हेन these conditions are okay. If we have these conditions, even then these two conditions are okay. इसका क्या मीनिंग हुआ भाई, f0 0 है पर f डैश 0 0 नहीं है, तो फिर ये क्या हुआ कि f जो है हमारा वो जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर में नहीं है, बिकॉज इफ f वुड हैव बीन इन जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर, फॉर इट f0 भी 0 होता है एंड f डैश 0 शुड आल्सो बी 0. और दूसरी चीज़, अगर हमारा g डैश 0 है, g डैश 0 0 है पर g0 0 नहीं है, इसका मतलब g भी हमारा जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर में नहीं है, बिकॉज अगर gx जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर में होता तो g डैश 0 एंड g0 दोनों ही 0 थे. सो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि fx डॉट gx बिलोंग्स टू जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर इवन व्हेन नन ऑफ f एंड g बिलोंग्स टू जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर. इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज नॉट प्राइम आइडियल, इज नॉट प्राइम.
तो बस यही है। मैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि शो दैट जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर इज नॉट ए प्राइम आइडियल, है ना। तो वंस दिस इज नॉट प्राइम आइडियल तो हम बोल सकते हैं कि जेड एक्स ओवर जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, because we know that R by P is integral domain if and only if P is prime ideal. तो that's it. और where ZX should be commutative ring. So वो तो ये है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। ओके सो ठीक है, अभी अपन एक चीज़ देखते हैं इसमें, ये दोनों थ्योरम कंबाइंड विथ इरेड्यूसिबल्स अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इरेड्यूसिबल हम पहले ये देखते हैं, व्हाट इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट। इरेड्यूसिबल एलिमेंट क्या होता है? लेट ए बी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट ऑफ रिंग आर such that A equals to B dot C, then either B is unit or C is unit, then A is said to be irreducible element in ring R. Okay, so that is how we define irreducible elements. So first thing, this should be non-zero. Second thing, this should not be unit. Unit का मतलब it should not be invertible. ये दोनों हो गई। उसके बाद we write A as B dot C. If either of B and C is unit, then this is irreducible. Otherwise, this is not. Otherwise, if neither of B and C are units, then A is reducible or not irreducible। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास। जैसे अभी हमसे पूछा जाए कि भाई जैसे हम ये एलिमेंट ले लें कि भाई 4 है, ये आपका Z प्लस डॉट में रिड्यूसिबल है या नहीं। देखो 4 को हम हमेशा 2.2 लिख सकते हैं। सो और हमें पता है Z प्लस में कौन कौन से इन्वर्टिबल एलिमेंट है। Z प्लस डॉट में ओनली प्लस माइनस 1 आर यूनिट्स। यूनिट्स मीन्स दे आर ओनली एलिमेंट फॉर विच इनवर्स विल एग्जिस्ट। सो नाइदर 2 is unit nor 2 is unit. So 4 is reducible in Z प्लस डॉट। ठीक है, यही चीज है। इसी टाइप से जैसे हमें अब हम देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और हमने वी नो दैट पॉलिनोमियल रिंग्स जो होती है, पॉलिनोमियल रिंग्स हमने जैसे अभी पॉलिनोमियल रिंग ऑफ इंटीजर्स पढ़ी, ऐसे पॉलिनोमियल रिंग ऑफ रियल्स हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकती है। जस्ट कोएफिशिएंट विल बिकम जो रिंग का नेम है। लाइक इंटीजर से तो इंटीजर बन जाएगी, रियल से तो रियल कोएफिशिएंट हो जाएंगे एंड सो ऑन। सो पॉलिनोमियल रिंग जो है, जैसे ZX है तो इसकी यूनिट क्या होगी? प्लस माइनस 1। RX है तो इसकी यूनिट क्या होंगे? जितने भी नॉन जीरो रियल है वो सारे इसकी यूनिट हो जाएंगे, बिकॉज नॉन जीरो रियल्स आर इन्वर्टिबल, वो सब इसके यूनिट हो जाएंगी। ऐसे कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल रिंग्स कोएफिशिएंट आर कॉम्प्लेक्स, तो वो भी इसके भी यूनिट्स क्या होंगी? C स्टार।